नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इसमें मैंने ऑलरेडी 14 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं और ये इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 15 है। दोस्तों, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका हिस्ट्री पूछा जाता है। खास करके यूपी TSSC PT के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर देखें। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइस, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वह है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो दोस्तों, जो बाबरू यानी कि बैराट स्तंभ लेख है, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और ये जो अभिलेख है, इसी अभिलेख से अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। तो इस तरह से आंसर आपका जो सही हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा बाबरू स्तंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालसी प्रसिद्ध है, तो दोस्तों कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कालसी है ये उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है और यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है और इसीलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी जो घटना थी ये थी कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय हुई थी। अशोक ने 13वें यानी कि जो 13वां उनका शिलालेख है, इसमें इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो घटना है ये अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 वर्ष पूर्व में घटित हुई थी। और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध में हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 शिलालेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि अशोक के दीर्घ शिलालेख जो कि 12वां शिलालेख है, इसमें सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिलालेख 12। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, संगम राज्य की बात की जा रही है। तो अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका की सूचना मिलती है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा दूसरा और 13वां शिलालेख, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अशोक के किस शिलालेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, अशोक का जो प्रथम शिलालेख है इसमें पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार किया गया है, जो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि यहाँ कोई जीव मार कर बलि न दी जाए, न कोई उत्सव किया जाए। अपने प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिए लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इनमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता है, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा, जो पूछा गया इसके हिसाब से जो प्रथम शिलालेख है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि पशुबल की बात जो की गई है ये प्रथम शिलालेख में की गई है। तो इस तरह से आंसर आपका ए सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो दोस्तों बता दूं कि मौर्य शासक अशोक के 13वां शिलालेख है, इससे ये ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक यानी कि एटियोकस द्वितीय, थियोस सीरिया का शासक, तुर्मै या तुर्माय टालमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी या एनिकीनी एंटीगोनस गोनातास मेसिडोनिया या मकदोनिया का राजा, मकमास या मेगारस साइरीन का शासक, अलेक्सुंदर या एलिरुसेंट्रो, अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा। तो इस तरह से यहाँ पर 6 राजाओं की जो बात इसमें की गई है जिनसे के साथ अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध है। कौन से? यमन राजाओं की बात की जा रही है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिस्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो इसमें मैं दोस्तों बता दूं कि गोरखपुर जिले से प्राप्त
सोह गौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है और इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सोह गौरा ताम्रपत्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। तो इसमें क्या सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण यहाँ पर दोनों सही हैं तथा करण जो कथन है ये कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको बताना है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो इसमें क्या सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि धार्मिक आधार पर भूमिदान का जो प्रथम साक्ष्य है जो मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भी भूमिदान नहीं दिया था। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या है। आंसर आपका ए यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, नहीं ये नहीं होगा यहाँ पर ए, क्योंकि यहाँ पर अनुदान के कृषकों ने विद्रोह किया था। ऐसा नहीं, विद्रोह नहीं किया था, अभी मैंने बताया। यहाँ पर सही होगा आपका कि ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीद भारत में किसके दरबार में आए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। तो आंसर आपका इसका यहाँ हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी। मेगस्थनीद जो था ये सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया और यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोशिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगस्थनीद ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध भी किया था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर सी सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक एवं सातवां मंत्री। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा भी अपना सकता था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था और इसकी कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। यानी कि जो विक्रय कर था ये मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्युदंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि मौर्य युग में नगरों का जो प्रशासन था ये नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक या पूर्व मुख्य था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इनमें तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जन्म मृत्यु पंजीकरण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग एवं बलि क्या थे? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1 भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत होता था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व के स्रोत।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर मौर्यकालीन व्यवस्था की यहाँ पर हम क्वेश्चंस देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर बता दूँ कि मौर्य काल में जो सीताध्यक्ष होता था, कृषि भूमि का अध्यक्ष था और वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था तथा अक्राध्यक्ष जो था ये खानों का नियंत्रण करता था। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है। तो सीता से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मौर्य काल में राजकीय भूमि की जो व्यवस्था थी ये सीता अध्यक्ष द्वारा होती थी और इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। तो राजस्व इकट्ठा करने से कौन संबंधित था। तो मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का जो कार्य था ये समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा जो था ये विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंकोद सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि पंकोदक सन्निरोधे ये मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी वहाँ पर व्यवस्था हुआ करती थी। आंसर नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म 563 बीसी से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे और यह वर्तमान इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। उज्जैन जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के नाम से भी जो जाने जाते हैं, इनकी पारंपरिक राजधानी थी। तो आंसर जो पूछा गया कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो ये मैंने अभी आपको बताया कि ये तक्षशिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायिक न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन कौन से न्यायालय यहाँ पर अस्तित्व में थे। तो दोस्तों जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसके अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार थे। एक धर्मस्थलीय, एक कंटक शोधक। धर्मस्थलीय दीवानी तथा कंटक शोधक फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपदः शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, धर्मस्थली और कंटक शोधक। आगे बढ़ते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं बता दूं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का जो व्यवसाय था ये मागध एवं सूत वर्गों का था। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा मागध, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। तो दोस्तों गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से करने की व्यवस्था का जो सूत्रपात है ये मौर्यों ने किया। ये जो व्यवस्था है ये उस समय गांव के प्रशासन का आधार थी। मौर्य काल में ग्राम सभा गांव से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा मौर्यों ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने की जैसी दशाओं में
पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। तो ये दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो अर्थात विडो को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मनुस्मृति। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आज के लिए दोस्तों यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस हैं। आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे जरूर लाइक करें। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।